Good morning, students. आज today in this video we will read key features of the Indian Constitution. Today our topic is the Indian Constitution key features. So let's begin. तो स्टूडेंट्स आज की हमारी जो पहली की फीचर्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है फेडरलिज्म। क्या है हमारे पास? फेडरलिज्म। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं कि दिस रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कि दिस रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन द कंट्री हमारे देश के अंतर्गत जो है ये ऑफ गवर्नमेंट सरकार के जो है मोर देन वन लेवल, एक से जो अधिक स्तर हैं उनके एक्सटेंस, उनके अस्तित्व को जो है ये हमें रेफर्स करता है, उसके बारे में संदर्भित करता है, उसके बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह देश में दिस रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि ये देश में सरकार के एक से अधिक स्तर के अस्तित्व को हमें बताता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, एट द सेंटर। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो वी हैव गवर्नमेंट्स, हम जो सरकार जो है वो हमारी जो सरकार है वो एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर भी है, और एट द सेंटर लेवल, और वो हमारे केंद्र स्तर पर भी है, सेंट्रल स्तर पर भी है। तो हमारे यहाँ पर जो सरकारों को डिवाइडेशन जो किया गया भारत के अंतर्गत वो कैसे किया गया? स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और पंचायती राज जो सिस्टम है वो थर्ड टायर है, तीसरा स्तर है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक, और इसके बारे में आप अपनी 6 क्लास की बुक में पढ़ चुके हो। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक, and this year we will read more about the central government. We looked at the functioning of the state government of in your class 7th book। आपने आपकी जो 7th क्लास की जो बुक है उसके अंतर्गत स्टेट लेवल, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के फंक्शनिंग को, उसके कामकाज करने के तरीके को देखा है। और दिस ईयर, इस वर्ष जो है, वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वर्ष जो है वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। द वास्ट नंबर्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, भारत में जो है कम्युनिटीज़ की वास्ट नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा विशाल संख्या है। मीन दैट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है था कि सरकार का एक ऐसी सिस्टम, सरकार की एक ऐसी प्रणाली नीडेड टू बी डिवाइज्ड, जिसको डिवाइज करने की ज़रूरत थी। दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, सिर्फ इसमें नई दिल्ली जो है उसमें बैठने वाले लोगों को ही सिर्फ इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। एंड मेकिंग डिसीजंस ऑफ एवरीवन, एंड मेकिंग डिसीजंस ऑफ एवरीवन, और सिर्फ वहाँ पर नई दिल्ली में रहने वाले लोग ही सिर्फ जो है डिसीजन नहीं बना सकते हैं। इंस्टेड इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया। इंस्टेड, इसके बावजूद या इसके बजाय जो हमें, इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमारी सरकार का जो दूसरा लेवल है इन द स्टेट, राज्यों के अंतर्गत, सो दैट, ताकि जो है दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए जो है डिसीजन ले सकें, डिसीजन को देख सकें। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि राज्यों में सरकार का दूसरा स्तर होना महत्वपूर्ण था, ताकि उस क्षेत्र के लिए विशेष डिसीजन लिया जा सके। वाइल ईच स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज, जबकि हम बात करें इंडिया के अंतर्गत ईच स्टेट, प्रत्येक जो राज्य है
वो एन्जॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर और सर्टेन इश्यूज ऑन सर्टेन इश्यूज, कुछ विशेष जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर, पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वो जो सर्टेन इश्यूज होते हैं, कुछ जो मुद्दे होते हैं उन पर वो अपने पावर्स का, अपनी जो शक्तियां हैं उनका एक्सरसाइजिंग, उनका प्रयोग करने में जो है उनको ऑटोनॉमी प्राप्त है, उनको स्वायत्ता प्राप्त है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। Subjects of national concern require that all of these states follow the laws of central government। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न, अगर कोई मुद्दा, कोई इश्यू जो है वो अगर नेशनल कंसर्न का है, राष्ट्रीय चिंता का है, सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में ये जितने भी ऑल ऑफ दीज स्टेट, ये जितने भी जो स्टेट्स हैं, फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को, उनके कानूनों को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है अपनी पावर्स का यूज करने का अधिकार किसको दिया गया? स्टेट को दिया गया। लेकिन अगर कोई नेशनल कंसर्न का सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन contains list that details the issues that each tier of government can make laws on। अगर हम बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो कंटेन लिस्ट, उन सभी सूचियों को जो है शामिल करता है, दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है सरकार का एवरी जो टायर है, ईच टायर जो है, प्रत्येक स्तर जो है वो उस पर कानून बना सकता है। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ मुद्दे जो हैं वो लोकल लेवल के होते हैं, कुछ मुद्दे जो हैं वो सेंट्रल लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर जो है पावर्स को डिवाइड किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है? पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफिक where each tier or government can get the money from for the work that it does। in addition, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज, हमारा संविधान हमें ये भी निर्देशित करता है, ये भी हमें बताता है कि वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार का जो भी प्रत्येक जो स्तर है, अगर उसकी बात करते हो, कैन गेट द मनी, वो मनी प्राप्त कर सकता है फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज, उस कार्य के लिए जो काम उसने किया है उसके लिए उसको क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है, वो धन को प्राप्त कर सकता है। अंडर फेडरलिज्म, अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अगर हम बात करें कि द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट्स, जो राज्य हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, अगर हम बात करें कि संघीय सरकार के एजेंट्स नहीं हैं, आर नॉट एजेंट्स, वो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के जो है उसके एजेंट नहीं हैं, बल्कि अगर हम बात करते हैं बट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, बल्कि वो संविधान से अपने अधिकारों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ऑल पर्सन्स इन इंडिया are governed by laws and policies made by each of these level of governments। तो अगर हम बात करें कि भारत में जितने भी लोग हैं वो हमारे गवर्नमेंट के, हमारे सरकार के जो इनके जो लेवल्स हैं, जो इनके स्तर हैं, उनके द्वारा जितने भी लॉज, जो भी कानून बनाए जाते हैं या जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके द्वारा वो शासित होते हैं, उसके द्वारा उन पर शासन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए एक, मैं आपको इसको सिंपल वे में समझा दूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और फेडरलिज्म होता क्या है? देखो यहाँ पर मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक ही जनता के ऊपर, यानी कि एक ही देश के ऊपर या एक ही जनता के ऊपर जो है एक से ज़्यादा सरकारें जो हैं वो शासन करें। एक से ज़्यादा सरकारें शासन कर रही हैं, जनता भी एक ही है, देश भी एक ही है। जैसे कि पूरे इंडिया के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर पूरे इंडिया पर जो है शासन कर रही है तो वो कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है,
और उसके भी अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे जो लोकल लेवल हैं, जैसे विलेज की बात करते हैं तो उसके लिए पंचायत होती है। अगर हम शहरों की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है। तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि लोग वही रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर शासन करने वाले एक सरकार नहीं होगी बल्कि कई सरकार होंगे। यानी कि देश से रिलेटेड, हमारी कंट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट लेवल के इश्यूज, अगर हम किसी खास इलाके की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर इलाके को ध्यान में रख करके अगर काम किया जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और गाँवों की और शहरों की बात करते हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी। तो इस तरीके से जो पावर है उसको अलग अलग लेवल पर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया जाता है। तो फेडरलिज्म में और जैसी ज़रूरत होती है वैसी पावर जो है अलग अलग गवर्नमेंट को दी जाती है। तो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो केवल रूल करती है, तो वो न्यू दिल्ली में बैठ कर के सभी के लिए नियम कानून नहीं बना सकती, वो सभी को खुश नहीं रह सकती। तो इस वजह से जो है पावर्स को अलग अलग रूप में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ पावर्स डिवाइड कर दिए गए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पावर्स डिवाइड कर दिए गए, और कुछ हमारी जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट हैं उनके अंतर्गत पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन वो सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक कड़ी से बंधे हुए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं कि किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी काम हो रहा है। पहले अगर हम बात करें कि लोकल लेवल से स्टेट लेवल, फिर स्टेट लेवल से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है काम हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है। तो एक तरीके से हर एक आम आदमी तक हमारी सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, वो सब सभी लोगों पर अलग एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फेडरलिज्म जो है संघवाद है कि अलग अलग लेवल पर, एक ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जो है जो भी कार्य हो रहे हैं उन पे अलग अलग तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, उन पर कंट्रोल रखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।